इस में बनाया था, 49 में संशोधन। तस्वीर कुंठा परीक्षण टेस्ट का नाम है। कितने चित्र होते हैं इसमें? 24 कार्टून होते हैं इसमें, है ना। और ये बनाया कब था? 1944 में। संशोधन कब हुआ? 1949 में। बनाया 44 में, संशोधन 1949 में। ये तो है इंपॉर्टेंट, याद रखना। लिख लिया। अब इसमें दो चीजें और लिखना। एक आती है कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, ये भी ये इंपॉर्टेंट है। कुंठा आक्रामकता परिकल्पना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था डोनाल्ड मिलर ने। लिख लो, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? डोनाल्ड मिलर ने। कौन सा कॉन्सेप्ट? कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेशन एग्रीवनेस हाइपोथेसिस, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना, ये डोनाल्ड मिलर ने दिया है। इसका इतना सा मतलब है कि ये कहता है कि जो कुंठा होती है ना, उसका जो कारण है वो क्या है? आक्रामकता। या आपसे जो पूछ ले कि आप आक्रामक क्यों है, तो आक्रामकता कारण कौन है? कुंठा है। तो इसमें ये नीचे लाइन लिख लेना, आक्रामकता का कारण कुंठा होती है। जब भी आपको गुस्सा आएगा ना, आपको बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन है आप में, उस समय आप उसको डांटिए मत, उससे बात कीजिए। वो आपके पापा हो सकते हैं, मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आक्रामकता का कारण कुंठा होती है। लिख लिया। दूसरी अवधारणा लिखना, कुंठा प्रतिगमन अवधारणा। कुंठा प्रतिगमन अवधारणा, ये किसने दिया था? बार्कर व कुर्तलेविन। ये दो अवधारणाएं, यदि प्रश्न नहीं आया बट फिर मैंने करवाया है। कुंठा प्रतिगमन अवधारणा क्या होती है? किसको बोलते हैं कुंठा प्रतिगमन? अरे प्रतिगमन को मतलब हुआ रिग्रेशन। प्रतिगमन को मतलब क्या हुआ? रिग्रेशन। जानो रिग्रेशन क्यों है? अभी युक्ति पढ़ाऊंगा थान में। हाँ, पीछे की ओर लौट जाना। मतलब कुंठा जब आदमी में आती है तो वो बच्चे की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अब बच्चा है तो चिल्लाता है, बच्चा रोने लग जाता है, बच्चा जिद करने लग जाता है। तो ये कह रहा है कि बार्कर और कुर्तलेविन कहते हैं कुंठा प्रतिगमन अवधारणा क्या है कि जब आप में फ्रस्ट्रेशन आएगा तो आपका व्यवहार एज ए चाइल्ड होता है। आप बच्चे जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हो। क्या आपको लगे यार क्या बावड़ी बात कर रहा है, तू तो इतना बड़ा आदमी है, समझदार आदमी है, तू कैसी हरकतें कर रहा है? वो उसको ले जाती है। जिंदगी में हर चीजें अपन यूं मत सोचिए कि यार ये तो बहुत समझदार था, ये क्यों कर रहा है। आप ये जाने कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं यार। उस समय आपकी बहुत ज्यादा सहानुभूति प्रानुभूति की जरूरत होती है, ना कि आप उसमें फालतू के वो उसको डांटो कि यार ऐसे थोड़ी करते हैं, तू तो बहुत समझदार है। अरे समझदारी बाढ़ में चल जाए, ज्यादा आदमी का दिन मान खराब आऊं देना। समझ रहे हो? तो बे टाइम पर जरूरत हुआ आदमी ने सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हुआ। और इमोशनल सपोर्ट यदि उसमें मिल जाता है तो आदमी निकल जाता है। ये तो जिंदगी है। अब आप कहते हो सर लाइफ के निर्धारित दिन है, निर्धारित नहीं होते हैं लाइफ के दिन। लाइफ डिपेंड करती है तुम्हारे आसपास लोग कैसे हैं। ये मत सोचा करो कि लाइफ तो जो जितना जिएगा सब बकवास धारणाएं, कंप्लीट कपोल कल्पनाएं हैं। जब आपको पता है कि जितना जीना उसको हॉस्पिटल लेके क्यों जाते हो? फिर बंद करो साले को, फालतू में पैसे लगेंगे। उसको लिखी होगी तो वहीं जी जाएगा। फालतू की बातें हैं, सब बकवास कॉन्सेप्ट हैं, ये हम लोगों ने बनाए हैं इसलिए कि आदमी अनावश्यक तनाव नहीं ले। कि वो पहले मेडिकल सुविधाएं नहीं होती थी तो उस आदमी को अपने संतुष्ट कैसे करेंगे? तो कहते हैं बेटा जित की लिखेड़ी सांस बती तो भी की रही सी। इसलिए पुराना गाँव का लोग बेचारे बैठ के पड़ा रहता रहे, कोई ना एक दिन दो दिन काट तो फिर मर जाता वो आदमी। संतुष्टि का वो लॉजिक नहीं था। समझ रहे हो आप? लॉजिक ये है कि आपके जिंदा रहना आपके आसपास के परिवेश पर डिपेंड करता है। ये सांसों वाला कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए। बस यो आपके खुश करना को बहुत बढ़िया तरीका है कि गाड़ी चला रहे और मस्त तरीके से दौड़े, लिखेड़ी होगी तो देख कोई एक्सीडेंट होगा को नहीं, नहीं तो हो ही जा। कहीं फिर आएगा वीडियो लेके आऊंगा गुरुजी, वो एक बार मैं देखो एक वीडियो मोटरसाइकिल और गाड़ी चला रहे हो और वो मोटरसाइकिल उछल के पड़े और उछल के पड़ता ही एक पिकअप का ग्लास पर जाके पड़े हो और वो खड़े हो गए वापस मोटरसाइकिल स्टार्ट करी फर। देखो सर फिर दूसरा उदाहरण गिनाऊंगा। देखो एक मोटरसाइकिल और आमू चला रहे और भी ट्रक आड़ोएंगे मारी लातर वो कुचल गो और मरगो वाले। बताओ बिका लिखेड़ा हार बिका कौन लिखेड़ा?
अरे लॉजिक ढूंढो। वो जो तो उछल के गिरे हो तो भी नहीं, क्या मिले, सपोर्ट मिले हो, ठीक है ना। और वो कांच के आजकल ग्लास क्या होते हैं, ग्लास नुकसान नहीं करते हैं, उसमें आपको मतलब नुकसान नहीं होगा, आपको अच्छा फील होगा। और वो भी पर गिरे, गिरते नीचे पड़े और आराम से भी कुछ ही गुने हो। लॉजिक था उसमें। और जो पीछे से बाइक वाले के मारी उसमें तो यार उसका बैलेंस बिगड़ा है, तो नीचे आएगा बेचारा, वो मर गया। दोनों में लॉजिक है। लॉजिक ही ढूंढेंगे अपन। अपन हिंदुस्तानी लोग लिखेड़ो अब तो वही कोई भी कर लो छे। तो लिखेड़ो यो उसका कि थारे मारो लिखेड़ी और बेरोजगारी योजना पढ़ो क्या ले बताओ। जिंदगी सर्दी का आनंद लो, ये टाइम पर दोपहर के माने रिजाई उड़ के जो नींद आवा जे कोई बताओ। बड़े तरीका क्यों धीर सिंह जी सर की क्लास लेने है बताओ। हर चीज में लॉजिकल बनो, मजा आएगा लाइफ। अनावश्यक रूप से चीजों को मत ढोइए। ये क्लियर है दोनों। प्रतिगमन के कारण क्या होता है कि आप जब बच्चे की तरह व्यवहार करते हो उसका कारण क्या होता है, कुंठा। जब आप आक्रामकता व्यक्त करते हो उसका कारण क्या होता है, कुंठा। ये दोनों मत हैं, इसके याद रखना। सेकंड बिंदु में आ जाओ आप। तनाव, टेंशन। टेंशन क्या होता है? टेंशन किसको बोलते हैं? क्या है बताओ टेंशन? कितने लोगों को टेंशन है? हाथ ऊंचे करो एक बार आप। बहुत बढ़िया। टेंशन होनी चाहिए कि पहली चीज तो ये होनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा तो कोई चीज नहीं होनी चाहिए लाइफ में, हर चीज होनी चाहिए बट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो सिद्धांत है। लाइफ में हर चीज होना अच्छा है। कोई चीज ज्यादा होना नुकसान नहीं करती है, ज्यादा होना नुकसान होता है। वो कोई भी चीज हो, वो कोई भी चीज हो, ये तो सही है। तनाव जो है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है और वो होता रहता है। यहां तनाव को जो मैं परिभाषित कर रहा हूं बहुत बड़े व्यापक रूप में परिभाषित नहीं कर रहा। तनाव एक ऐसी स्थिति है जो होती रहती है, चलती रहती है। और साधारण से किसी के व्यवहार से भी तनाव हो सकता है तुम्हें, ठीक है ना। कोई छोटी सी बात मैं बोल दूं उससे भी तुम्हें तनाव हो सकता है, किसी बात से तनाव हो सकता है। तनाव तीन रूप में होता है, उद्दीपक के रूप में, अनुक्रिया के रूप में और रिलेशनशिप के रूप में। उद्दीपक मतलब कोई चीज ने देख ली, आग को देख लिया तुमने, भूकंप को देख लिया, उससे तनाव हो सकता है। अनुक्रिया के रूप में होता है कि कोई एग्रेसिव व्यवहार को देखा तुमने, उससे तनाव हो सकता है। और संबंध का मतलब जब तुम्हारे और वातावरण के बीच संबंध अच्छा नहीं होता है तब आपको क्या होता है, तनाव। एक परिभाषा लिखा रहा हूं, वैसे तो इस पे कोई प्रश्न आए नहीं अंदर से, बट थोड़ा सा मैं समझाऊंगा इसको। तनाव पे लिखो परिभाषा गेट्स वर्ने के अनुसार। गेट्स व अन्य के अनुसार तनाव असंतुलन की स्थिति है। तनाव असंतुलन की स्थिति है। तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को, तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए, तनाव असंतुलन की स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। असंतुलन की स्थिति जो व्यक्ति को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ये गेट्स वर्ने की परिभाषा। गेट्स वर्ने के स्टेटमेंट ठीक माने जाते हैं। इस टॉपिक में 2 बार पहले आ चुके हैं इसलिए मैंने लिखा है। फिर लिखो तनाव 3 रूप में होता है। तनाव कितने रूप में होता है, 3 रूप में। तनाव के 3 रूप हैं, उद्दीपक के रूप में, अनुक्रिया के रूप में और संबंध के रूप में। तनाव कितने रूप में होता है, उद्दीपक, अनुक्रिया और संबंध। तनाव के 3 रूप हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया और संबंध। उद्दीपक मैंने चीजों को समझ लो, हर चीज को रटने की जरूरत नहीं। उद्दीपक मैंने बताया आपको। उद्दीपक का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपने चीज ऐसी देखी जिससे आपको बहुत गंदा लगा, अच्छा लगा। आपने एक्सीडेंट देख लिया कोई, तो उससे भी आपको टेंशन हो सकती है, यार देखो कैसे आदमी के साथ गलत हुआ, ये हुआ। तो उद्दीपक का मतलब है कोई घटना, आग देख ली, भूकंप देख लिया, कोई दुर्घटना देख ली। अनुक्रिया मतलब कोई ऐसा व्यवहार देखा तुमने, एग्रेसिव व्यवहार देख लिया, ठीक है।
तो चिंता, आक्रामकता लिख लो इसमें। और संबंध का मतलब है आपके और वातावरण के बीच का असंगत संबंध तनाव पैदा करता है। 3 रूप में तनाव होता है: उद्दीपक, भूकंप, आग, अनुक्रिया, आक्रामकता। और संबंध के रूप में लिख सकते हो कि आपके और वातावरण के बीच में, संबंध का मतलब है आपके और वातावरण के बीच में असंगत संबंध। असंगत मतलब सही नहीं है, तब तनाव होता है। तो तनाव की अभिव्यक्ति 3 रूप में होती है: उद्दीपक के रूप में, अनुक्रिया के रूप में, और किसके रूप में? रिलेशनशिप, संबंध के रूप में। उद्दीपक, अनुक्रिया और संबंध, इस रूप में 3 रूप में होता है तनाव: उद्दीपक, अनुक्रिया और संबंध के रूप में। तनाव जो है वो आपके सभी पक्षों को प्रभावित करता है। केवल हमें सोचते हैं कि इमोशनली, बट आपके कॉग्निटिव लेवल, इमोशनल लेवल और बिहेवियर लेवल, तीनों को ये तनाव जो है प्रभावित करता है। एक 2-3 बातें लिखा रहा हूँ, ये सब एक्स्ट्रा में लिखा रहा हूँ, बट आरएस मेंस में बहुत आती हैं इसके ऊपर। आरएस मेंस का टॉपिक है, बट साइकोलॉजिकली भी अपने को देखना है हल्का सा। लिखना, तनाव का संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत। तनाव का संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत क्या होता है? ये ग्लास व सिंगर ने दिया था, अभी तक किसी एग्जाम में आया नहीं है, बट मैं ये नहीं कह सकता कि इन फ्यूचर नहीं आएगा। संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ये तनाव का। किसने दिया है? ग्लास व सिंगर। क्या होता है ये सिद्धांत, बताएं। अरे लागत को मतलब समझ रहे हो ना, आपको कुछ चुकाना पड़ेगा। तनाव जब आता है तो आपकी वो कोग्निटिव चीजों को डाउन करता है, याद रखना। संज्ञानात्मक सबस तो समझ रहे हो कि कोग्निटिव क्या होता है, संज्ञानात्मक चीजें क्या होती हैं। एक प्रश्न आया था अभी ग्रेड फर्स्ट में, मेमोरी, अवधान, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान के मध्य संयोजन स्थापित करने की, निर्णय करने की शक्ति कहलाती है। यह प्रश्न अभी संस्कृत शिक्षा विभाग आरपीएससी में द्वारा पूछा गया, अच्छा प्रश्न था। क्या कहलाएगी बताओ? उसमें अधिसंज्ञान वर्ड है, संज्ञान वर्ड है, मानसिक क्रिया वर्ड है, उपयुक्त सभी। क्या आंसर होना चाहिए? संज्ञान होगा। मैंने पहले पढ़ाया आप लोगों को, सुनने हो रखे हो तुम। संज्ञान है मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप, कोग्निशन है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उन सब से आप चीजों का डिसीजन लोगे, वो कोग्निटिव प्रोसेस है, वो संज्ञान की प्रक्रिया है। मेटाकोग्निशन पे भी प्रश्न आया है इस बार ग्रेड फर्स्ट में। मेटाकोग्निशन है आप स्वयं को जानने के, स्वयं को जानने में आप किन चीजों का प्रयोग करते हो। तो उसमें ऑप्शन में था नियोजन था, असंतुलन। किसका प्रयोग? मेटा संज्ञान से संबंधित अवधारणा नहीं है, उसमें लिखा हुआ था। तो नियोजन है, मूल्यांकन है, मॉनिटरिंग है और असंतुलन वर्ड था। तो चलो इजी प्रश्न हो गया कि असंतुलन देखते समझ में आ जाएगा, असंतुलन नेगेटिव वर्ड है। बाकी आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब मेटा संज्ञान करते हो तो आप मेटा संज्ञान में क्या करोगे? आप सोचोगे अपने बारे में, तो प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। सोच रहे हो तो आप अपना मूल्यांकन करोगे कि यार मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, ठीक है। और यदि आप गलत कर रहे हो तो आप उससे मेटा संज्ञान में अपने आप को कंट्रोल भी करोगे। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके केवल आपको नाम बताए जाते हैं, बट उस नाम के अंदर के प्रश्न जब आ जाते हैं तो आपको ये समझना पड़ता है कि यार मेटाकोग्निशन होता क्या है, संज्ञान होता क्या है। तो संज्ञानात्मक लागत का यहां मतलब यह है कि जब तनाव आप में आता है, टेंशन जब भी आप में आएगी, तो आपकी जो एक कॉग्निटिव चीजें हैं वो क्या होती हैं? घटना शुरू हो जाती हैं। मतलब वो चीज़ें कमज़ोर होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कमज़ोर होता है, मेमोरी कमज़ोर होता है, ये सब चीज़ें डाउन होती हैं आपकी। ये संज्ञानात्मक लागत है। समझ में आ गया? लिख लो। तनाव के कारण मानसिक क्रियाएं कमज़ोर होती हैं। तनाव के कारण मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं? कमज़ोर होती हैं। इसलिए तनाव आ गया, तनाव खत्म करो तुरंत, फिर उसको चलने मत दो उसको कि चल रहा है। नहीं, तनाव को जीना थोड़ी चाहिए, तनाव को कभी खत्म कर देगा तनाव आपको। दिमाग है वो तो। संज्ञानात्मक लागत का सिद्धांत क्या मतलब हुआ इसका? कि तनाव मानसिक क्रियाओं को क्या कर देता है? कमजोर। इसलिए तनाव जब आ गया तो तनाव को दूर कीजिए।
ना कि तनाव को जीना शुरू कर दो। जीनोगे तो फिर दिमाग की तरह अंदर से खत्म होना शुरू हो जाओगे। दूसरा सिद्धांत है दैहिक उत्तेजन। ये किसने दिया नहीं है, दैहिक उत्तेजन। दैहिक उत्तेजन का सिद्धांत, ये भी तनाव का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, क्या होगा इसमें? अरे थारी बॉडी का मैंने रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। बीपी कभी लो हो रहे, कभी ज्यादा हो रहे है, ठीक है। पूरे शरीर में हिम्मत टूट जाएगी, एनर्जी नहीं रहेगी। मतलब आपकी बॉडी जो है उसमें जो परिवर्तन आएंगे ना, उसको दैहिक उत्तेजन बोला। तो लिख लेना, दैहिक उत्तेजन मतलब क्या? रक्तचाप में कमी या ज्यादा होना, रक्तचाप में कमी या ज्यादा होना, थकान होना। थकान भी तनाव पैदा करता है, पता है क्या? खुशी है ना, गेम जिंदगी में इमोशंस का है, तो गेम और क्या है? सब गेम इमोशंस का है। आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते, दिमाग से निकाल देना कि आप बूढ़े हो जाओ, कभी नहीं होगे। एज आंकड़ा है, सच है ये बात। बूढ़ा आदमी होता है इमोशंस की वजह से। जब तुम्हें नेगेटिव इमोशंस तुम्हारी जिंदगी में आने लग गए तो तुम्हारी हर शक्ति कमजोर हो जाएगी। और तुम यदि हर समय खुशी को फील करने लग गए तो तुम कभी जिंदगी में तुम्हारी कोई भी ताकत कमजोर नहीं होगी, तुम बहुत फिजिकली बहुत अच्छे रहोगे। गेम इमोशंस का है, पूरी लाइफ इमोशन है, याद रखना। सब चीजें इमोशन से चलती हैं। अब तुम निराश रहने लग गए, तुम दुखी रहने लग गए, तुम तनाव का जीवन जीने लग गए, तो तुम्हारे इंटरनल जितनी भी शक्तियां हैं शारीरिक रूप से वो कमजोर, तुम्हारे रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी मत सोचिए कि आपकी एज बढ़ रही है इसलिए आपके अंदर कमजोर है, नहीं। एज जब बढ़ती है आदमी की तो वो ज्यादा निराशावादी होता है। जो फ्राइड जो बात बोलता है ना, वो एकदम सही है। आपके 40 साल तक 41 साल तक आप में लिबिडो रहती है, रचनात्मक शक्तियां, और 41 साल के बाद आप में थेनाटोस एक्टिव होनी शुरू होती है। अब थेनाटोस जो है वो क्या है? वो नेगेटिव चीजों को लेके आएगी, आपको निराशावादी चीजें और चीजें, बकवास चीजें, यार यही है जीवन, सब कुछ ये होता है, सब कुछ डिसाइड है। ये देखना, अब जो एज बढ़ती जाएगी वो लोग ऐसी बातें बहुत ज्यादा करने लग जाएंगे, दुखी बातें बहुत ज्यादा करेंगे। वो मर गो, अरे यार बहुत दुखी, अरे यार वो मर गो, भैया हो गो। अब बात हम रुचि, इंटरेस्ट क्रिएट हो लग जाए आदमी की, धीरे धीरे उसके अंदर के इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं और वो फिर धीरे धीरे वो चीज़ों में होते होते वो खत्म हो जाता है। जबकि आप इस एज में होते हो तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आती, यार क्या है दुख भरी बातें कर रहे हो, मस्ती भरी बातें करो ना। सबको आपको वो गाने अच्छे लगे, पंजाबी गाने अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद में आपको, कुछ समय बाद में आपको अरिजीत सिंह अच्छा लगना लग जाएगा। फिर अरिजीत सिंह के बाद में लास्ट में जाके साधु संताड़ी वो बातें, जीवन एक बार मिला है इसको गंवाइए मत, भक्ति कीजिए बहुत जरूरी है। ऊपर जाके कहाँ कहाँ जवाब दोगे, फिर आपको वो बातें अच्छी लगेंगी, हाँ यार ठीक। लाइफ के रंग हैं, लाइफ के रंग कहाँ से आए? एज के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे बेटा जी, ये हो रहे इमोशंस। अभी थारा इमोशंस में ही उमंगाड़ा, अभी भी खत थारा हम तो कौन दिख रहे हैं उमंगाड़ा, ठीक है ना, बता रहे हूँ एज थारी उमंग वाली है। तो जो बंदा उमंग के साथ रहा है वो बुढ़ापे में ही मस्त जिंदगी जिएगा। आपने ऐसा सुना होगा ना कि यार 85 साल को है और आपकी बूढ़ लेकर सागे मड़ो घूमर आनंद ले, ठीक है। देख लो 90 साल का बूढ़ या बूढ़ लेकर किस कर ले, वो उमंग है, उमंग है वो उसके पॉजिटिव इमोशंस हैं, ठीक है ना। और अपने जो समाज है उसमें क्या होता है, 50 के बाद अरे ना 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 ना, ठीक है ना, तब मर जाए बेचारा, अंदर से खप जाए, बागा अंदर का इमोशन से नेगेटिव होना शुरू हो जाए। फिर मन देखेंगे यार भक्ति करो, ठीक है, मन मतलब मृत्यु को आकर्षित करते हैं वो, बैठे जाऊंगा जन्नत में जन्म भाई चीज देखें, अरे जन्नत जैम जय मिलेगी, मैं मिल जाएगी, पहला जिंदगी जियो, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी इमोशंस का गेम है। तो आपको तो मैं ये राय दूंगा, लगो ना लगो, लेकिन पॉजिटिव समय हमेशा फील करना। दैहिक उत्तेजन हो गया, वेरी गुड। तीसरा लिखो, अर्जित निसहायता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार दे लेना भाई। अर्जित निसहायता का सिद्धांत ये दिया था सेलिगमैन ने। ये नेट में तो बहुत प्रश्न आए हुए हैं इस पे, सेलिगमैन, आपके पता नहीं।
अर्जित निसहायता है तनाव का सिद्धांत, मतलब 3 सिद्धांत बता रहा हूं जो काम की चीजें हैं। किताब में मैंने बहुत चीजें डाल रखी हैं, बस वही चीजें लिखाई जो जहां से प्रश्न बन सकते हैं। अर्जित निसहायता का सिद्धांत क्या होता है? निसहायता मतलब समझ रहे हो, हेल्पलेसनेस, मतलब अपन ही सोच लें कुछ नहीं हो सकता। इसने एक प्रयोग किया था बंदरों पे, ठीक है ना। तो इसने क्या प्रयोग किया अर्जित निसहायता के ऊपर कि बंदर हैं और बंदरों को उसने बंद कर दिया, ठीक है ना। और ये है, और इन पे बंदरों पे क्या किया कि पानी डाला गया। क्या डाला गया? पानी डाला गया। तो बंदर जो है उन पे पानी डाला गया। तो कुत्तों पे था शायद ये प्रयोग, मैं भी कुत्तों पे था ना। तो कुत्तों पे जो है वो पानी डाला गया। ये कुत्ते हैं, ये बैठे हैं यहाँ पे। जैसे पानी डाला तो पानी डालोगे तो कुत्ता क्या करेगा, बेचारा खड़ा होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे कुत्तों ने उछलने की कोशिश की तो ये दीवार जो थी ना, इस दीवार की ऊंचाई बढ़ा दी इन्होंने, ठीक है। तो कुत्तों ने बहुत प्रयास किया, बहुत एफर्ट्स लगाए, बट फिर नहीं निकल पाए। अगले दिन फिर उसने जो है वो कुत्तों पे पानी डाला। कुत्तों ने फिर प्रयास किया, पूरा जोर लगाया, फिर कुत्तों पे पानी डाला। 10 दिन लगातार कुत्तों पे पानी डाला। कुत्तों ने बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन दीवार इतनी ऊंची थी कि कुत्ते नहीं निकल पाए। 11वें 12वें दिन उसने क्या किया कि इस दीवार को जो है यहां से हटा दिया, सिर्फ इतनी सी रखी। फिर कुत्तों पे पानी डाला, कुत्ते पड़े रहे। डाल दो, ठीक क्या। तो वो डालता रहा पानी, लेकिन कुत्तों में कुछ नहीं हुआ, उनकी पूंछ भी नहीं हिली। बताओ क्यों? क्योंकि उनमें तनाव का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया कि उनके अंदर ये फील हो गया कि मैं कुछ कर भी लूंगा तो क्या है, दीवार तो मारा हूं फांदी जा को नहीं। तो भाई लास्ट में हार मान ले कि कुछ भी डाल डूल दो, हमारे कोई फर्क कौन पड़े, ठीक है ना। ये हुए हिम्मत आने आदमी। कई टाबर थनाएगा मिलेगा, कुछ भी पढ़ लो भाई, मैं बहुत पढ़ो, ए लाइब्रेरी का मैंने बहुत रही हो, आ हॉस्टल का मैंने बहुत रही हो, कुछ ही आना जाने को नहीं भाई, मेरे तो हो नहीं 8 साल में रहना अपना लगे। वो है निसहायता को भाव, मतलब के अंदर खत्म होगी स्टेमिना कि कुछ भी कर लूंगा मैं, कुछ भी नया पढ़ लूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन तो होना। निसहायता का भाव जब आपके लाइफ में आ गया ना, तो फिर आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं 1% भी नहीं हो सकती। जिस दिन तुम अंदर से फील कर लोगे यार अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब तुम खत्म हो, और जिस दिन तुम्हें फील कर लो क्यों नहीं हो सकता, इसलिए मैंने आपको कई उदाहरण गिनाए ऐसे, ऐसी महिलाओं के मैंने उदाहरण गिनाए कि जिनकी एज हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और ऐसी स्थिति में आ गई जब मेमोरी भी ढंग से याद नहीं होती है, और उन महिलाओं ने सिलेक्शन लेके दिखाए हैं, क्योंकि उनमें एक चीज नहीं आई, और वो क्या थी? निसहायता नहीं आई। निसहायता जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी संभावनाओं के द्वार खुले हैं। और ये चाहे आप में 21 साल में आ जाओ, चाहे 35 साल में आ जाओ, जिस दिन ये आ गया ना, उसके बाद ये मान लेना कि रास्ते कंप्लीटली क्या हो गए? बंद हो गए। तो इसलिए कहानियां जो जिंदगी में रची जाती हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये भाव। जिस दिन हेल्पलेसनेस का फील आ जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ में संभावनाएं क्या हैं? खत्म। तो ये 3 है, याद रखना, ठीक है। अर्जित निसहायता समझ गए कि तनाव जो है, जब लगातार आप तनाव रहते हैं और आप सफल नहीं हो पाते हैं तो आप में कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? अर्जित निसहायता, मतलब आप ये हार मान लेते हो कि यार लाइफ में कुछ नहीं होना भाई। ये हो गया तनाव के बारे में, इतना ही जानना आपको। अब लिखो तीसरा भाव, एंजाइटी, दुश्चिंता। एंजाइटी क्या होती है? दुश्चिंता क्या होती है? अपन ये वर्ड तो कई बार सुनते हैं यार, इसमें एंजाइटी बहुत ज्यादा आ रही है। अपने तो नहीं आती, अपने तो भाई गांव का टाबर है, तो एंजाइटी ना अब थे जाना लगा नहीं, बाकी तो पहले एंजाइटी ना क्या ले जानता, ठीक है ना। और ही वर्ड होता है, मारवाड़ी का वर्ड ही होता है यार, माथो खराब हो रहा है, गाँव वाला बोल में तो माथो खराब हो रहा है। कितना दिन होगा, कई दिनों चाल रहे माथो खराब। तो माथो खराब होना, रे सब तनाव और फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी सबके रूप थे पहले। अब अपन जब आने लग गए तो नए वर्ड जान लगे। एंजाइटी ये होती है, स्ट्रेस ये होता है, फ्रस्ट्रेशन ये होता है, टेंशन ये होती है। तो टेंशन तो बहुत छोटा रूप है, टेंशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। ये खतरनाक रूप है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस भी इतना खतरनाक नहीं है, जब स्ट्रेस चरम पे पहुंचता है तो फ्रस्ट्रेशन बनता है। फ्रस्ट्रेशन सबसे बड़ा भाव है। एंजाइटी, दुश्चिंता का भाव क्या है? जब आप में भय और आशंका से ग्रसित हो जाते हो, आप हर समय आपके अंदर एक डर सा रहता है, यो होगो तो ना हो तो, मैं पढ़ भी लूं फिर भी न लगी तो, मैं जी के सगे शादी करूं वो बेकार निकल गो तो, हर चीज में थारा भय और आशंका है। इन आफा बोला एंजाइटी।
समझ में आ गई? जहां भी भय और आशंका हर समय ग्रसित रहती है और आपको डराती रहती है, वो आप में एंजाइटी का फील होता है। तो लिख लो, भय और आशंका की स्थिति, भय और आशंका की स्थिति, भय और आशंका की स्थिति जो चेतन और अचेतन के मध्य, भय और आशंका की स्थिति जो चेतन और अचेतन के मध्य, भय और आशंका की स्थिति जो चेतन और अचेतन के मध्य संघर्ष से उत्पन्न होती है। भय और आशंका की स्थिति जो चेतन और अचेतन के मध्य किससे उत्पन्न होती है? संघर्ष से उत्पन्न होती है। चेतन और अचेतन के मध्य किससे उत्पन्न होती है? संघर्ष। इसको अपन क्या बोलते हैं? दुश्चिंता, एंजाइटी। ये दो प्रकार की होती है, सामान्य और आतंक दुश्चिंता। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो सामान्य दुश्चिंता हुआ, नॉर्मल टेंशन हुआ, दुश्चिंता हुआ। एक हुआ आतंक, आतंक हुआ फोबिया। दुश्चिंता दो प्रकार की होती है, सामान्य और आतंक दुश्चिंता। सामान्य क्या होती है? नॉर्मल हुआ, कोई चीज से डर लग रही है, नॉर्मल है। और जब आतंक दुश्चिंता होती है, वो तो फोबिया हो जाता है आपको, उसका नाम लेते ही आपके बुखार चढ़ जाए, एकदम से दिमाग खराब हो जाए। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को प्यार से डर लगने लग जाता है, प्रेम से, जिसमें बहुत बड़ा इसके धोखा हो गया, गलत हो गया। रिश्तों से डर लग, हर चीज से अलग अलग प्रकार के फोबिया, दुनिया भर के फोबिया। चौथा बिंदु लिखो आप, स्ट्रेस, दबाव। स्ट्रेस क्या होता है? किसको बोलते हैं? बताएं। स्ट्रेस जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? स्ट्रिंगर। और स्ट्रिंगर का मतलब क्या होता है? कसना। क्या होता है? कसना। स्ट्रेस शब्द किससे बना? लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर। लिख लो ये, स्ट्रिंगर। और स्ट्रिंगर का मतलब क्या होता है? कसना। स्ट्रेस शब्द लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेस शब्द लैटिन भाषा किससे मिलकर बना है? स्ट्रिंगर। स्ट्रिंगर मतलब क्या होता है? कसना। कसना समझ रहे हो? लाइफ में स्ट्रेस होना कि नहीं होना चाहिए, एक बड़ा सवाल है। होना चाहिए स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है? आपको कसता है। कसने का मतलब, आप कई बार कहते हैं कि यार का बुल ढीला हो रखे हैं, कहते ना कई बार आप कॉमन डायलॉग, एक बुल ढीला है। कोई भी अनाव आदमी वो भी की बात दे के आप कहते हैं एक बुल ढीला है, कसना पड़ेगा। तो कसना को मतलब है कि जब आप में कसावट होती है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हो, और जब कसे हुए नहीं होते हो तो आप चीज़ों को नॉर्मल वे में करते हो। अभी मान लीजिए विज्ञापन आ जाए कोई भी चीज़ का, ठीक है ना, जैसे ग्रेड फेस्ट का विज्ञापन आ गया, ये बात अलग है, ग्रेड फेस्ट के बच्चों में कसावट आई नहीं क्योंकि उनके अंदर डर है कि यार वैकेंसियाँ बहुत कम है, नहीं होगा। बट वो डर अनावश्यक है, क्योंकि उस डर की वजह से आप मान के चलना कि ग्रेड फर्स्ट की तैयारी मान लीजिए पहले 1 लाख बच्चे कर रहे थे, ठीक है ना, तो आप 3 लाख बच्चे तैयारी कर रहे थे। आप मान के चलिएगा कि वैकेंसी कम आने की वजह से 1.5 लाख बच्चे जो है वो ग्रेड थर्ड की तैयारी करनी शुरू कर दी है। मैं आपको बता रहा हूँ कितने बच्चे? 1.50। ठीक है, 1.50 में भय और आशंका वाले बच्चे कितने हैं? 1 लाख बच्चे हैं। क्या कर तो रहा, लेकिन भाई नाकू पीवा को नहीं। फिर बच्चे 50,000। 50,000 का आप आंकड़ा निकालोगे तो 50,000 में वो बच्चे हैं जिनको सिस्टम का नहीं पता, वो पढ़ तो रहे हैं
बट वो नया नहीं ला रहे, कुछ चीज़ें ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पा रहे। कंपटीशन चाहे वैकेंसी 50 हो चाहे 50,000 हो, बराबर ही होता है। ये चीज़ दिमाग से निकाल दो आप इस चीज़ को। कि आपको लगता है कि वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो कंपटीशन कमज़ोर होता है, नहीं। वैकेंसी होती हैं तो उतनी ही बड़ी संख्या होती है, वैकेंसी कम होती हैं तो उतनी ही कम संख्या होती है। याद रखना, ये हमेशा याद रखना। जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन हम स्टार्ट किया तो हमें लगता था ये बहुत बड़ी पोस्ट है, इसमें तो सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो हमें लगा कि सबसे आसान कंपटीशन वही था, क्योंकि वहाँ बहुत चुनिंदा लोग तैयारी करते हैं, उनको बताया रहे नहीं, बाकी जो लोग हैं वो नहीं भाग जाते हैं। वही होती है जब पोस्टें कम आती हैं तो वहाँ नहीं, डीएसएसबी और ईएम आपकी एमआरएसएन की वैकेंसी की तैयारियाँ बहुत कम बच्चे करते हैं। अब बता यार 20-20 50-50 पोस्ट हैं, कौन लगेगा इसमें, ये प्रोसेस वो प्रोसेस। तो लोग हमेशा भीड़ की तरफ चलते हैं, ये आदमी की प्रवृत्ति होती है। आप चीज़ देखना, जो चीज़ चल रही है उसी ढर्रे में चलना चाहते हैं, उससे हटकर चलने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो इससे कभी वो होना नहीं चाहिए। बट ये चीज़ मैंने बताई है नॉर्मली, आपको मैं कितनी बातें बोल दूं ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। ये जिसके दिमाग में बहुत साइकोलॉजिकल प्रश्न है वही चीज़ों को फील कर सकता है, बाकी को फर्क नहीं पड़ता। देसिंग सर आप तो कहते हो, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जिन पे बीतती है वही बता सकते हैं कि 50 पोस्टां मैंने क्या तैयारी हुए, वो तो मैं ही जाना। हाँ, ऐसे अंदर का मैं और रोएडा सा आदमी हूँ, आपको कोई समाधान आत को नहीं समझ रहे होते। जिसको जो करना है ना वो बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको पता है वैकेंसी जिस दिन आ गई यार मुझे इस सिस्टम से करना है, हो सकता है जुलाई में एग्जाम हो जाए, मे बी। भाई विज्ञापन आ गया, 2000 की वैकेंसी निकाल दी है इन्होंने, आवेदन की तिथि 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। रामनिवास मेहता निकाल दी कि जून में लास्ट में एग्जाम है ग्रेड फर्स्ट की। कंपटीशन साला और एकदम छोटा सा हो गया, कचरा। जून में एग्जाम, अब कौन पड़ा है, बंद 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 करो। रिट 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 में बुढ़ी आ देखो वैकेंसी आऊंगी ग्रेड थर्ड की, फिर ग्रेड थर्ड का ग्रेड थर्ड की बम्पर वैकेंसी आ रही हैं। हाँ एक मान चांस बैठस का अपना इम्ताब को लगे, देख लीजिए दे। मैं जो कह रहा हूँ ये बातें सच हैं, सबसे बड़ी सच है। जून की एग्जाम की डेट आ जाओ, ग्रेड फर्स्ट टीचर बनना सबसे आसान हो जाएगा उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट डे से बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे थे। आपके 90% बच्चे पहले ही मैदान छोड़ छोड़ रहा, भाई बाढ़ में गई कौन पार पड़ा आपा तो आपनो और क्यों देखा। ये सच है, साइकोलॉजिकली हम कमजोर हैं, और कमजोर जब होता है तो ये चीजें आप पे हावी होती हैं बहुत ज्यादा। प्रेशर भी तो वही है। अब मैंने कहा प्रेशर कसता है, बट प्रेशर कसता कब है, जब आप में पॉजिटिव प्रेशर हो। प्रेशर के दो प्रकार हैं, एक आपका यूस्ट्रेस है, एक आपका डिस्ट्रेस। अभी यूस्ट्रेस जो आपका है ये तो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जो आपने विज्ञापन आया और विज्ञापन आते आपको लग रहा है यार मैं कर लूंगा, मजा आ गया यार। अब तो कुछ माध्यम ही नहीं था, अब माध्यम तो है, पोस्टें तो हैं, पोस्टें तो वैकेंसी, एग्जाम भी डेट आने वाली है, कभी भी आ जाए। मैंने जून का उदाहरण दिया, जरूरी तो जून में हो जाए, मैं कह रहा हूं हो सकता है मे बी। अब उससे पॉजिटिव स्ट्रेस आ रहा है यार, बढ़िया तरीके से करना है, कि दिन इंपॉर्टेंट है, पूरी प्लानिंग कर रहा है, उसको मजा आ रहा है, किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी जा रही हैं, पूरे टाइम टेबल व्यवस्थित तरीके से, बाकी चीजों को उसने लैब से इग्नोर कर दिया, ब्याह शादियां सब भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़िया तरीके से, सर्दी का मौसम है, बढ़िया गजक खा रहा है, बढ़िया पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। एक ही है विज्ञापन आता है और रो बारह आगो भाई, अब क्या करा, ठीक है, और रो भाई रो जून की एग्जाम की डेट, अब कौन पार पड़े। मैं तो अगस्त अक्टूबर के हिसाब से चल रही गुरु जी, इतना मोटिवेशनल वीडियो अब हमारी बोलेगा अक्टूबर अक्टूबर, मैं तो अक्टूबर के हिसाब बना रखी, मन के बेरो जून में जैसे सर। अब कौन पार पड़ा सर, अब मैं तो कोई एंगी देख सुन कि माने 1 साल को टाइम मिला है, अब बाप किताबंदी बंद कर रहे हो, पढ़ो कौन जा रहे हो, रोवे आपके पापा ने फोन किया, पापा कौन पार पड़ा है, अब 5 महीना क्या है का टापर वन डिस्ट्रेस वाला, दबाव ने झेल नहीं पावे भाई कहीं डिस्ट्रेस, ठीक है। यूस्ट्रेस दबाव को झेल के इसका फायदा ले रहा है, जैसे मेरे साथ हमेशा यही होता था। कंपटीशन जिस दिन विज्ञापन आ गया और जिस दिन फॉर्म भर दिया उस दिन से अपने तो गजब तरीके से तैयारी, मजा आ रहा, और एग्जाम डेट आ गई उसके बाद तो गजब तैयारी, चीजें 5-5 चैप्टर एक दिन में याद हो रहे हैं, धड़ाधड़ चल रहा है। और जय एग्जाम का 3 दिन बच्चा अभी टाइम पर तो स्पीड इतनी हाई फाई है, 6G 7G के हिसाब से पूरी किताब एक
2 घंटे में ये किताब, ये वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा, 2 घंटे में ये एंशिएंट हिस्ट्री को फर ये मिडियल हिस्ट्री चल रही है, ये मॉडर्न चल रही है। यूं चलता था मैं किताबों को उठा के कि आज मॉर्निंग, रात को ये पढ़नी है, मॉर्निंग के 5 घंटे इसके रहेंगे, दोपहर के इसके रहेंगे, शाम को इसके रहेंगे, उसके बाद फैक्चुअल वाली किताब साथ लेके चलनी है, और ये चप्पल कंप्लीट। ऐसे मतलब उस समय स्ट्रेस, इतना गजब का यू स्ट्रेस रहता था, मजा आ रहा है पढ़ने में। डिस्ट्रेस जब होगा तो आपको ये लगेगा पढ़ो कौन जा रही हो, मन को नहीं लाग रही हो, नींद को नहीं आ रही, भूख कौन लाग रही, कदे कोई लड़ती हांडा, कदे कोई लड़ती आ रहे, टिंगर सामने आए भी दो मारे बच्चे खींच की, वो भाग तो हांड रहे पापा कहने पापा मारे हो, मम्मी मम्मी मारे हो, पापा आते पापा ने सुना दी 4 बात, और से भिड़क रहे हैं घर का मैंने, और टेंशन को माहौल हो रहे हैं, भूख क्यों हो, सासू नारियल लिया घूम रही है कि छोरी पहले तो बहुत पढ़ी, अब एग्जाम 3 दिन पहले एग्जाम में क्यों कोई छोरी का जा 3 महीना वो अजीब सो व्यवहार करे, वो बुझा काटना करे कि हाँ थारा घर कोई ना कोई वो एक बात चूड़ी गिर की हो रहा है जिद से ही, हाँ बाप मिली तो ही बारी काट में मिली तो ही मेरा, हाँ तो बस बोले भूख का जिद से ही 10,000 दिया यार तेरी गाल के भाई, सब परेशान वो भैया भूख के बेचारी का परीक्षा को नेगेटिव स्टेज, अरे घर का भैया स्टेज, ये डिस्टेज है, ये जिसमें है आपकी तैयारी बहुत गजब की है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ये चाहे 2 दिन पहले भी हो जाएगा ना तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं आपको। इसलिए मैंने एक बात बोली थी, तुम कितने पढ़ते हो, कितने अच्छे से पढ़ते हो, कहाँ तुमने कोचिंग की, कितने अच्छे तुमने नोट्स बनाए, कितने नोट्स तुमने इकट्ठे किए, किसकी तुमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तुमने किसके तुमने कोर्स लिए, किसके तुमने कौन से बैच ज्वाइन किए, सब लास्ट में जाके धराशायी हो जाएंगे यदि तुमने इसको मेंटेन नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये, यदि ये आ गया लास्ट में जाके तो ये सब मेहनत तुम्हारी आउटकम्स है 0। गेम पूरा एक चीज का नहीं होता, सब चीजों का गेम है। सिलेबस अच्छे से पढ़ रहे हो, प्लानिंग से पढ़ रहे हो, अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप यूस्ट्रेस भी फील कर रहे हो, और एग्जाम वाले दिन भी इतनी पॉजिटिविटी है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, एग्जाम हॉल में भी यूस्ट्रेस है। मेरी लाइफ का सबसे पॉजिटिव पार्ट यदि मेरी जिंदगी का है तो यूस्ट्रेस है। मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ, कभी नहीं आया मेरी लाइफ में, तो मैंने हर कंपटीशन को निकाला, बिना कम तैयारी वाला कंपटीशन में भी मैं इसकी वजह से जीत गया। ये सबसे की पॉइंट है यूस्ट्रेस, इसको डेवलप करो। समझ में आ गई बात? तो यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस 2 पॉजिटिव स्ट्रेस हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। घबराओ मत, चीजों का सामना करो, चीजों का इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, इन चीजों को कैसे किया जा सकता है। डर पैदा करने लग जाओगे तो खत्म हो जाओगे, ये खत्म कर देगा आपकी लाइफ को, खत्म कर देगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। पूरी मेहनत 2 साल की 3 साल की सब खत्म कर देगा। तो लिख लो, स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है। यूस्ट्रेस के नीचे लिख लेना पॉजिटिव। यूस्ट्रेस क्या होता है? सकारात्मक दबाव है, ये सकारात्मक, इसमें आपकी वर्किंग पावर बढ़ जाती है, मजा आता है आपको पढ़ने में। डिस्ट्रेस क्या है? नकारात्मक दबाव। नकारात्मक समझ रहे हो? मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे नहीं होगा, नींद नहीं आ रही है, मेमोरी लॉस हो रही है, ठीक है ना, डिसीजन पावर खत्म हो चुका है। नेगेटिव स्ट्रेस, परीक्षा का मानते तय कौन कर पा रहे, कितना प्रश्न करूं सर, प्रश्न जगह प्रश्न पॉजिटिव करना नेगेटिव कर दिया, जगह हम तुक्का नहीं लगाना हम तुक्का लगा रही है, ये सब डिस्ट्रेस से होता है। और ये यूस्ट्रेस है ना, तो ये राह दिखाता है आपको, आपको कितने प्रश्न करने, पेपर का लेवल हार्ड है तो मुझे यहाँ पे 70% मेरे सही हो रहे हैं, 5% ऐसे हैं जहां मैं रिस्क ले सकते हो, मैंने ले लिया, पूरा सिस्टम से चल रहा है बच्चा। और यदि ये हो रहा है तो सुनना तो गया हो, ओ मार्कशीट भरी को नहीं, लास्ट में और यहाँ भर रही है गोला ऊपर भरिया गया, ओ मार रोल नंबर का मैंने 0 की जगह 1 भरियो गोर, बाद में भी मास्टर करे मैंने ब्लेड ला दो ना, ब्लेड ला दो ना, ठीक है, वो ब्लेड लेके आ रहे हैं, अभी ब्लेड काट रही और कुछ ही कटे को कुछ और, ठीक है, सुननी होगी एकदम से। लड़का पर भी सेम बात लागू है, दुनिया पर अजीब सी मनोस्थिति। पानी की बोतल को ढक्कन खोल रही है, पानी की बोतल धड़ दे नीचे गिर गई, आ ले, अजीब स्थिति हो रही है, ये फील आने लग जाता है। कितने बच्चों में आता है? रात में नींद को नहीं आ रही है, अजीब हो रहा है यार, भूख कौन लगा यार, जगह सीट पर बैठना चाहिए, अभी की सीटों को मेरी दूसरी सीट पर जाके बैठ गई, रोल नंबर बेड़ा लिख दिया यार, कितना डाबने की स्थिति है, परमिशन लेटर भूल गई, बड़ी सुननी हुई हांड रही है,
परमिशन लेटर अगले एग्जाम को सेकंड ग्रेड को लेगी, एग्जाम देने की फर्स्ट ग्रेड को। ऐसे नमूने हैं मेरे पास। ऐसे बच्चे मेरे को मिलते हैं कि साइंस की बच्ची तैयारी कर रही है और फॉर्म भरते समय उसने एसएसटी से फॉर्म भर दिया, परमिशन लेटर आ गया, देवी इतना दिन पढ़ ली, कोचिंग कर ली, बोले साइंस में चेप दूंगी सर चेप दूंगी, फिर मन फोन करे गुरु जी चिपकी मत हो क्यों हो अरे देवी पढ़ी साइंस है, अरे भी देवी ना तो को नहीं डिस्टेंस इतो नेगेटिव अभी में कि वो फॉर्म भर के भी को एम कौन देखो ये फॉर्म में देवी एसएसटी भर रहा है साइंस बढ़नो भी फॉर्म ने देखा ही को नहीं, बरियाई तैयारी कर ली, परमिशन लेटर ये क्या हो, ये क्या होता, हद हो गया, हद हो गया था। फिर मैं अब क्या कराना, आरपीसी को धक्का खाओ और कुछ भी खाओ, कुछ नहीं इलाज, समाधान नहीं, क्या करें ऐसे बच्चों, डिस्ट्रेस है, कोई समाधान नहीं। लिख लिया पॉजिटिव नेगेटिव, कितने बच्चों में डिस्ट्रेस, हाथ ऊंचा करना। अब कौन करे बड़ी कोशिश गुरु जी क्यों महाराज जनेजा निकालो थे डे बता देगा था ना आओ जना। लिखो सकारात्मक दबाव नकारात्मक दबाव, लिखो दबाव के अन्य प्रकार। ये तो दो मुख्य दबाव हो गए, परीक्षा में यही आता है यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस, समझ गए। लक्षण आप माइंड में रखो, यहां आपकी वर्किंग पावर बढ़ जाती है, आपको आनंद आता है, चीजें बहुत जल्दी कवर हो रही हैं, हर चीज बड़ी मस्ती से कर रहे हो, ये तो है यूस्ट्रेस। और इसमें क्या कर रहे हो, चीजों को करना चाहते हो लेकिन हो नहीं रही है, डिसीजन लेना चाह रहे हो डिसीजन हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना चाहते हो बट प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, सोना चाहते हो बट नींद आ नहीं रही है, खाना चाहते हो बट खाना खाया नहीं जा रहा है, रिश्ते मेंटेन करना चाहते हो बट रिश्ते मेंटेन हो नहीं रहे हैं, हर चीज में यहां माइनस होता जाएगा और यहां क्या हो रहा है, हर चीज प्लस होती जाएगी। ये गेम है इन दोनों स्टेज का। दबाव के अन्य प्रकार, दबाव तीन प्रकार का होता है, लिखो भौतिक दबाव, दबाव के अन्य प्रकार, भौतिक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, सामाजिक दबाव। टाइप ऑफ स्ट्रेस, अन्य प्रकार हैं, मुख्य प्रकार यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस ही करना आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही प्रकार का दबाव, ये होता है अन्य प्रकार। भौतिक दबाव जानो कि मौसम को दबाव है, कहन सर्दी चौखी कौन लगे, दोबारा ज्यादा सर्दी हो जाना, छींक छाक बाऊ से परेशान हो जाना, भौतिक दबाव होगो, कह रहा सर्दी आई क्यों कच जासी, कहन गर्मी से बड़ी परेशानी रहे, तो गर्मी की वजह से उनमें दबाव हो रहा है, गर्मी कब जाएगी, मेरे से गर्मी सहन नहीं होती, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं उस चीज से, कह रही क्यों हो रही है, इतने टेम्परेचर इतना क्यों जा रहा है, तो ये फिजिकल बैरियर्स हैं, ठीक है ना। तो सर्दी गर्मी तापमान ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर लिखो साइकोलॉजिकल दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव, भौतिक में लिख लो सर्दी गर्मी तापमान, सर्दी है गर्मी है तापमान है, भौतिक दबाव है। मनोवैज्ञानिक में क्या लिखोगे, रुचि और इच्छाओं का दबाव, आपका इंटरेस्ट था आपकी इच्छा थी वो नहीं कर पा, रुचि व इच्छाओं का दबाव, रुचि व इच्छाओं का दबाव साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और सामाजिक दबाव क्या होता है, नियम परंपराओं का दबाव, नियम और परंपराओं का दबाव, सामाजिक दबाव, कि शादी में आना ही पड़ेगा, चाहे तू क्या की भी तैयारी करती हो, मारो क्यों फर्क पड़ा है, तेरी बुआ जी के छोरा को ब्याह है आना ही पड़ेगा, बुहार सासू के छोरा को ब्याह है, तो बाप बिना मुंह बनाए बेचारी भागती आंड रही है, अठन टेस्ट रीज देर बैठे शाम के बस पकड़ के बैठे भाग रही है, आग दिन क्लास लुगाएंगे सागे बहुत बेचारे सागे बहुत कुछ हो, अरे बैडी थैडी हुए बहुत दुखी हुआ बेचारी, फिर भी बस सिलेक्शन ले जाएंगे क्योंकि भी दबाव ने झेल झेल के भी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, ये प्लस पॉइंट होता है। और जगह अनमेरिड होना है आगे दबाव तो क्यों होगा नहीं, अरे बया चिप जाए बया चिप जाए, दोनों चीजों फर्क पड़ा है, ठीक है। लिखो दबाव के लक्षण, बताओ दबाव क्या लक्षण होता है, देखो दबाव के लक्षण कॉमन नहीं है, इनको रटना मत। मेमोरी लॉस होती है दबाव से, ठीक है ना, स्मृति हास होता है, तो लिखना मेमोरी स्मृति में कमी होना, भूख ना लगना,
नींद ना आना, भूख ना लगना, नींद ना आना, आत्मसम्मान में कमी, सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन होता है स्ट्रेस से, आत्मसम्मान में कमी, निर्णय शक्ति का कमजोर। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे आप। निर्णय शक्ति का कमजोर, समस्या समाधान ना होना, ये सब दबाव के लक्षण होते हैं। निर्णय शक्ति का कमजोर होना, समस्या समाधान का कमजोर होना। आपसे पूछे कि दबाव किस पक्ष को प्रभावित करता है, तो दबाव कोग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियर, आपकी मानसिक शक्तियां कमजोर होती हैं, उन पे प्रेशर बढ़ता है। आपका व्यवहार जो है वो अजीब सा हो जाता है, जैसे कहा कि स्ट्रेस, आपकी एग्रेसिव हो जाओगे, और चीजें गुस्सा करना शुरू कर दोगे, और चीजें हो जाएंगी, चिड़चिड़े हो जाओगे, ठीक है। और तीसरा मैंने क्या बोला, मानसिक संज्ञानात्मक आ गया, संवेगात्मक इमोशंस में, इसमें नेगेटिव संवेग आने शुरू हो जाते हैं। तीनों पक्ष लिख लो। दबाव का प्रभाव संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक रूप से पड़ता है। दबाव का प्रभाव संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक रूप से पड़ता है। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक रूप से पड़ता है। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और व्यवहारात्मक रूप से पड़ता है। किसका प्रभाव? दबाव का। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक। दबाव पे एक व्यक्ति ने सबसे अधिक काम किया था, ये आरएस मेंस में कई बार पूछा गया प्रश्न है। एक व्यक्ति हुए हैं हेंसी सेल्वे। कौन हुए हैं? हेंसी सेल्वे। इन्होंने सबसे अधिक काम किया दबाव पे। तो एक प्रश्न आया हुआ है, तो ये लिख लेना, ये सीटेट में भी कई बार आया हुआ है। हेंसी सेल्वे ने एक अवधारणा दी थी, जीएस की अवधारणा। कौन सी अवधारणा? जीएस। जीएस का मतलब क्या होता है? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, ये होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जीएस की अवधारणा किसने दी थी? हेंसी सेल्वे ने। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, ये याद रखना आप। जीएस की अवधारणा किसने दी थी? हेंसी सेल्वे। क्या मतलब होता है इसका? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण। इसके 3 चरण होते हैं, ये तीनों नाम याद रखना। इसके 3 स्टेज होते हैं। सचेत प्रतिक्रिया चरण, सचेत प्रतिक्रिया मतलब अलार्म रिएक्शन बोल्स का फॉर्म। प्रतिरोध चरण हो एक, रेसिस्ट। और तीसरा चरण होता है परिश्रांति। एग्जीबिशन। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की अवधारणा किसने दी थी? हेंसी सेल्वे ने दी है। इसके 3 चरण होते हैं। पहला है सचेत प्रतिक्रिया चरण, अलार्म रिएक्शन स्टेज। दूसरी होती है प्रतिरोध चरण, रेसिस्ट, विरोध करना, प्रतिरोध करना। और तीसरी होती है परिश्रांति। परिश्रांति मतलब एग्जीबिशन बोला था, ठीक है, कि तीनों को इस रूप में समझ लो आप। जब भी आप में दबाव आता है तो सबसे पहले अलार्म रिएक्शन का मतलब क्या है? अलार्म रिएक्शन का मतलब यह है कि आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि है वो आपको सचेत करती है कि स्ट्रेस आ रहा है, तो आपके पास सिग्नल आएंगे कि यार दबाव फील हो रहा है। तो आपको यहां तो आपको एक सिग्नल मिलेगा सचेत प्रतिकरण में कि यार स्ट्रेस आ रहा है, कोई नेगेटिव खबर आ रही है। यहां प्रतिरोध रेसिस्ट में क्या करोगे? आप उस चीज को रोकने का प्रयास करोगे। आपके जो एड्रिनल ग्रंथि है उसको रोकने का, दबाने का पूरा प्रयास करेगी, ऐसे हार्मोन स्रावित करेगी जिससे वो चीजें रुकें। यहां परिश्रांति का मतलब एग्जीबिशन में होता है कि लास्ट में आप हार मान लेते हो, आपको लगता है यार कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका यहां समाधान नहीं हुआ, प्रतिरोध नहीं हुआ, तो ये अंतिम स्थिति है परिश्रांति, जहां आप क्या कर लेते हो? हार मान लेते हो कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये 3 स्टेज हैं, इनके नाम याद रखना। यहां सिग्नल मिलता है, यहां प्रतिरोध होता है, और यहां पे क्या हो जाती है? परिश्रांति का मतलब
हार मान लेना, निसहायता वाला भाव आ जाएगा यहां पर। ये दबाव याद रखना आप। दबाव को दूर करने के लिए क्या तरीके अपनाया जा सकता है कि दबाव स्ट्रेस आए नहीं अपने अंदर, उसके लिए कोई तरीका हो सकता है? तो देखो, दो तीन चीजें हैं अलग अलग, बहुत डीपली अपन पढ़ें तो इसमें अपन ये जा सकते हैं इसमें कि एक व्यक्ति हुए लेजारस व फॉकमैन। कौन हुए? लेजारस व फॉकमैन। इन्होंने कहा है कि दबाव को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए दो तरीके हैं। एक है समस्या केंद्रित, प्रश्न आए नहीं अभी तक इसके ऊपर। दूसरा है संवेग केंद्रित। क्या होता है इसमें? समस्या केंद्रित का मतलब क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि जो प्रॉब्लम आई है, दबाव जिस वजह से आया है, उसको जानना और फिर उसके सर्वश्रेष्ठ विकल्प तलाश के उसको दूर कर देना। बेस्ट तरीका भी यही है कि यार मेरे अंदर स्ट्रेस क्यों आ रहा है, नेगेटिविटी क्यों आ रही है। स्ट्रेस को यहां तनाव के रूप में लिया गया। तनाव और स्ट्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आरएस मेंस में पढ़ते हैं तनाव और स्ट्रेस को एक ही रूप में बताया गया और वहां प्रश्न भी एक ही रूप में आता है। तो प्रॉब्लम क्यों आई है, मेरे में नेगेटिव स्ट्रेस क्यों आ रहा है, मुझे उसके कारण जानने और फिर उसका बेहतर क्या हो सकता है। ये संवेग केंद्रित में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, आप नेगेटिव संवेगों के स्थान पे अपने पॉजिटिव संवेगों को बढ़ाना शुरू कर दो, आपके लाइफ में कभी नेगेटिव स्ट्रेस आएगा ही नहीं। तो इसमें अपन संवेगों को अच्छा करते हैं और इसमें क्या करते हैं, अपन समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है और ये इमोशन ओरिएंटेड है। बस इतना सा फर्क है। बताएं, कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? समझ में आ गई? इसमें समस्या का समाधान ढूंढेंगे तनाव का, और इसमें क्या करेंगे, सकारात्मक संवेगों का विकास। तो इसमें पॉजिटिव संवेग लिख लो कि सकारात्मक संवेगों का विकास करते हैं और इसमें अपन समस्या का समाधान को ढूंढते हैं। बस ये है समस्या केंद्रित और संवेग केंद्रित। इसके अलावा और तकनीक क्या हो सकती है? मेडिटेशन स्ट्रेस को दूर करने का अच्छा तरीका है। बायोफीडबैक, बायोफीडबैक जानते हो? हमेशा अपने आप को फीडबैक दो। आपने कोई भी चीज अच्छी की, मान लीजिए आपके टेस्ट में रैंक अच्छी आई, तो आप अपने आप को धन्यवाद दो। ठीक है, आपने 2 चैप्टर पूरे पढ़ लिए, तो फिर अपने आप को बढ़िया बताओ कि यार मैंने 2 चैप्टर पूरे कर लिए, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप छोटी छोटी खुशियों को जीना शुरू कर दो। यह है बायोफीडबैक। हर छोटी छोटी बात पे अपने आप को बधाई दो, यार मैं अच्छा कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये होती है बायोफीडबैक। कोई दुनिया में आपको साथ दे या न दे, बट आप अपने साथ तो खड़े रहो कम से कम। आप अपने आप को धन्यवाद देना शुरू कर दो कि यार मैंने आज चीज़ें की, आज मैंने रूटीन से ज़िंदगी जी, आज मेरी लाइफ में कोई भी टाइम मैंने ऐसी जगह पे नहीं दिया जहाँ पे मतलब मुझे नुकसान हो। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, कर सकते हो आप। करते नहीं हो तुम लोगों को मैं इतने तरीके बताता हूँ, जीवन जीने के तरीके सिखाता हूँ। तुम्हें मत समझो कि साइकोलॉजी पढ़ना है। अरे मैं जीवन जीने की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहा हूं तुम लोगों का। करते ही नहीं हो। इतनी चीज़ सिखा रहा हूं, इनको अप्लाई करो, जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ने से थोड़ी जिंदगी सिलेक्शन होता है, कुछ नहीं होना पढ़ने से। तुम पढ़ाई तो मैंने कहा लास्ट में डिस्ट्रेस में हो जाएगा तो मर जाओगे वैसे ही। तो परिणाम कहां पे आया? परिणाम आया जब आप अपने आप को साइकोलॉजिकल पर्सन बनाते हो, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बनाते हो। तो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बनाने के लिए आपको इस प्रक्रिया से गुजरना है कि यार हम वो चीजें सब करें। तो ये तो करो ही करो, ये नहीं हो रहा तो बायोफीडबैक का यूज करो। मेडिटेशन तो आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। 5 मिनट योगा करना है तो करना है। ठीक है। दूसरा तरीका इसमें बताया कि संगति, आप कितने लोगों से, अच्छे पॉजिटिव लोगों से जुड़ जाओ। 2 दोस्त अच्छे बनाओ, 1000 रिश्ते बकवास बनाने से अच्छा है। हर किसी से बातचीत करने से अच्छा है कि किसी एक अच्छे व्यक्ति के साथ बातचीत करो। ये बहुत जरूरी है। और मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी रहा, मैं कहा कि मुझे नुकसान, फायदा मुझे सबसे बड़ा ये रहा कि यार मैं हर किसी से जुड़ा नहीं, हर किसी के साथ मैं सहज हुआ ही नहीं कभी। मुझे बात करने में हमेशा ऐसा रहता था, मैं किससे बात कर पाऊंगा, तो मैं कभी बात करने की पहल ही नहीं कर पाया किसी से। ठीक है। और जो लोग थे मेरे साथ वो थोड़े पॉजिटिव थे, तो उन्होंने, मैं जब थोड़ा सा मैं डाउन हुआ तो मुझे उन्होंने अच्छे से किया कि मैं स्कूल लेक्चर में संतुष्ट हुआ तो मुझे बताया यार क्या नौकरी है, बकवास नौकरी है, करो यार इससे, निकलो ना यार इससे। तो वो मुझे वहां मिला तो मैं हर चीज से निकलता गया ना, हर चीज अच्छी करता गया ना मैं। तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ कौन है व्यक्ति। वो एक व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छा है जो आपको हर कदम पे अच्छी चीज बताता है कि यार देख आपकी ये कमी है, आपको इसको दूर करना चाहिए। और जो कमियां बता दे इसका मतलब वो आपका सच्चा दोस्त है। जो आपकी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, इसका मतलब
वो सही नहीं है, कंप्लीट बड़ाई कर रहा है, वो गलत है वो आदमी, वो आपको ज़्यादा निभाने वाला आदमी नहीं है वो। लिख लिया ये सब? ओके। एक एडलर पार्कर ने भी इसकी विधियां बताई थी, लेकिन मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। कर्तव्य अभिविन्यास युक्ति, परिहार अभिविन्यास युक्ति, सवेंग अभिविन्यास, वही तरीके बताए उसने। कर्तव्य विन्यास का मतलब होता है कि वो प्रॉब्लम क्यों आई उसकी डाटा एकत्रित करो। सवेंग अभिविन्यास में वो ये पॉजिटिव सवेंग डेवलप करो अपनी लाइफ में। भाई नेगेटिव सवेंग को आप हटा नहीं सकते, आप क्रोध को दूर नहीं सकते, क्रोध को दूर करने में शक्ति लगाओगे तो हार जाओगे आप, तो बेटर है पॉजिटिव सवेंग डेवलप कर लो। और ऐसे ही है परिहार अभिविन्यास। परिहार मतलब नकारो चीजों को, हर चीज को स्वीकार क्यों करो यार, आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है तो उसको क्यों स्वीकार कर रहे हो कि यार तू तो ऐसा है, नहीं मैं तो अच्छा हूं, क्यों खराब हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। परिहार अभिविन्यास, तो चीजों को नकारना शुरू कर दो आप, ये भी एक तरीके है। तो बहुत सारे स्ट्रेस को दूर करने के साइकोलॉजिकल मेथड आप किसी का भी यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है पॉजिटिविटी, इमोशन, सकारात्मक समयों को डेवलप करना। अंतिम बिंदु है द्वंद्व, है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष इसको बोलते हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट। ये पांचवा कारक है आपका जो आपको कुछ समायोजन की ओर लेके जाएगा। क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न आता है, क्योंकि ये मोटिवेशन टॉपिक में भी है, तो मैं मोटिवेशन में नहीं कराऊंगा, यहीं पढ़ा रहा हूं आपको। द्वंद्व या संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। एक तो परिभाषा लिखना, डगलस हॉलैंड की ग्रेड फर्स्ट में आई हुई है, डगलस हॉलैंड, ये आई हुई है, याद रखना। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, द्वंद्व क्या है, डगलस हॉलैंड की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। दो विरोधी विचार, लिख लो, दो विरोधी विचार, दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्य की वजह से, उद्देश्य की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा, दो विरोधी उद्देश्य या विचारों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा, दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक दशा को अपन क्या बोलेंगे, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। ये परिभाषा तो आई हुई इसलिए याद रखना। एक फ्राइड की परिभाषा लिखना, सिगमंड फ्राइड। फ्राइड कहता है इड, ईगो और सुपर ईगो, इनमें जब समन्वय नहीं होता तीनों में तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो लिख लो फ्राइड के अनुसार इड, ईगो, फ्राइड क्या कहता है, इड, ईगो तथा सुपर ईगो, इड, ईगो तथा सुपर ईगो में समन्वय के अभाव से, इड, ईगो तथा सुपर ईगो में समन्वय के अभाव से, इड, ईगो तथा सुपर ईगो में समन्वय के अभाव से उत्पन्न होने वाली, समन्वय के अभाव से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक, कष्टदायक संवेगात्मक स्थिति, कष्टदायक संवेगात्मक स्थिति, दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्य की वजह से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक संवेगात्मक स्थिति क्या कहलाती है, कॉन्फ्लिक्ट। एक परिभाषा और लिखा रहा हूं एक्स्ट्रा में, करो एंड करो के अनुसार। द्वंद्व उस स्थिति को व्यक्त करता है, द्वंद्व उस स्थिति को व्यक्त करता है द्वंद्व उस स्थिति को व्यक्त करता है जब
दो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं, जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं। दो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी पूर्ति एक साथ संभव नहीं। यदि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है तो फर्स्ट परिभाषा पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना। इसमें जो प्रश्न आते हैं बता देता हूं कहां से प्रश्न आएगा। इसमें प्रश्न आता है इसके प्रकार पे। इसके 4 प्रकार हैं, 4 पे नहीं पूछेगा, 3 प्रकार समझ लेना, एग्जाम्पल आएगा और खूब प्रश्न आता है। कॉन्फ्लिक्ट के 3 प्रकार बताएं कुर्तलेविन ने। किसने बताए हैं? कुर्तलेविन ने। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। जो चौथा प्रकार था वो जोड़ा था हॉलैंड व सीयर्स ने, बट इस पे कभी प्रश्न नहीं आता है। चौथा प्रकार किसने जोड़ा था? हॉलैंड व सीयर्स ने। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा है? 3 प्रकार। ये तीनों प्रकार आपके समझ में आने चाहिए। लिखो पहला प्रकार उपागम उपागम, उपागम उपागम, इसको बोलते हैं अप्रोच अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है। उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच क्या होता है बताओ? उदाहरण आएगा, समझना है बस। अप्रोच अप्रोच, उपागम उपागम। नाम भाषा चेंज कर देगा, इसको पहुंच पहुंच भी बोल सकते हैं आप। ग्राह्य ग्राह्य, यहां 2 सकारात्मक। इसको पहुंच पहुंच भी बोल सकते हैं और ग्राह्य ग्राह्य भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये सब इसके उपनाम है। पहुंच पहुंच, ग्राह्य ग्राह्य, मेन नाम उपागम उपागम आएगा एग्जाम में। अप्रोच अप्रोच, एग्जाम्पल पूछेगा आपसे कि कौन से उसका प्रकार है। जब 2 चीजें आ जाएं और दोनों पॉजिटिव हो, मतलब गुरुजी मैं यू भी करना चाह रही हूं और मैं यू भी करना चाह रहा हूं, मतलब मेरी दोनों इच्छाएं हैं, इसमें भी मेरा मन है, इसमें भी मेरा मन है, लेकिन आप दोनों चीजें कर नहीं सकते, किसी एक चीज को चुनना है। अब आप ये तय नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं इस जगह के साथ जाऊं या इसके साथ जाऊं। ये होता है उपागम उपागम की। वैकेंसी आ गई, ग्रेड फेस्ट की वैकेंसी आ रखी है सर, बट ग्रेड फेस्ट में वैकेंसियां कम है। मन तो मैंने ग्रेड फेस्ट का ही है, लेकिन वैकेंसियां कम है। ग्रेड 3 घर वाले चाहते हैं ग्रेड 3 कर लो सर, करना तो ये भी चाहता हूं, बट सर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। ये जो स्ट्रगल हो रहा है, दोनों ही वांछनीय है आपके लिए, ग्रेड 3 और ग्रेड फर्स्ट भी। बेरोजगार हो आप, लेकिन दोनों में से किसी एक का चयन नहीं कर पा रहे हो, तो उपागम उपागम है। दोस्त की बर्थडे पार्टी में भी जाना है और उसी समय पापा भी आ रहे हैं बाहर से, तो पापा ने कहा मेरे को एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाना। आप फंस गए, यहां भी जाना है और यहां भी जाना है, लेकिन दोनों जगह तो पहुंच नहीं सकते। तो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? उपागम उपागम हो रहा है। शादी के लिए 2 ऑफर मिले, ये लड़की भी पसंद है, वो भी पसंद है, मुझे ये भी बहुत अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। ठीक है, ये भी नौकरी लगी हुई, ये भी नौकरी लगी हुई है, ये भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है। अब आपको लग रहा है यार एक के साथ करूं, एक के साथ करूं, अब दिमाग में ये चलता रहता है यार कौन सी करूं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या है? उपागम उपागम। मतलब जब 2 चीजें ऐसी हों जो दोनों ही आपको अच्छी लग रही हों, उनमें से किसी चीज को चुनना हो, तो जो स्ट्रगल होगा वो क्या होगा? अब इस पे एग्जाम्पल आ जाएगा कैसा भी। अब जो मैंने एग्जाम्पल दी उनसे हटके भी आ जाएगा, कैसा भी आ जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए कि उपागम उपागम का तात्पर्य क्या है। तो लिख लो, 2 धनात्मक लक्ष्यों में से, 2 धनात्मक लक्ष्य में से किसी एक को चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष। 2 धनात्मक लक्ष्यों में से किसी एक के चयन को लेकर होने वाला संघर्ष। 2 धनात्मक लक्ष्यों में से किसी एक के चयन को लेकर होने वाला संघर्ष। 2 धनात्मक लक्ष्यों में से किसी एक के चयन को लेकर होने वाला संघर्ष क्या कहलाएगा? उपागम उपागम, पॉजिटिव पॉजिटिव। लिख लिया? वेरी गुड। उदाहरण आएगा, कैसा भी आ जाएगा, समझ गए ना कि मुझे 2 लड़कियां पसंद, दोनों में से किसके साथ जाऊं? मुझे पापा के साथ भी जाना है और मुझे खेलने भी जाना है, मेरा दोनों जगह मन है, बट एक ही समय। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल पूछ लेगा, आपके समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना? तो कोई भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो कि मुझे पापा के साथ भी जाना है और दोस्त के साथ भी जाना है।
पापा के साथ भी जाना है और दोस्त के साथ भी जाना है। तो ये जो संघर्ष हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? उपागम उपागम हो रहा है। दूसरा है परिहार परिहार। परिहार परिहार, इसमें क्या होगा? अवॉइडेंस अवॉइडेंस। दोनों ही अवॉइड करना चाहते हो, मतलब दोनों अवांछनीय है आपके लिए। दोनों ही नहीं करना चाहते, बट किसी एक को करना पड़ेगा। मैं पढ़ना भी कौन चाहूँ और मैं खेलना भी कौन चाहूँ, घर कहते हैं बेटा एक काम तो करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? मैं ये भी नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता। पढ़ना भी नहीं चाहता और शादी भी नहीं करना चाहता। अरे नहीं पढ़े तो ब्याह करे, टाबर पैदा करे, आराम से। कम से एक काम तो वंशानुक्रम तो शुरू हुआ है, कम से कम एक काम तो करना, कोनी कोनी दो नहीं। ऐसी स्थितियां जो होती है ना, वो दोनों में ही आपका मन नहीं है, बट मजबूरी है। घर वालों ने कहा कि बेटा एक तो, घर वालों क्या, वो तो परिस्थिति है, एक तो करनी ही पड़ेगी आपको चीज। तो ये दोनों अवांछनीय, लिख लो, दो अवांछनीय चीजों में से किसी एक को चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष। दो अवांछनीय, दो अवांछनीय चीजों में से किसी एक को चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष। दो अवांछनीयों में से किसी एक को चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष क्या कहलाएगा? परिहार परिहार, अवॉइडेंस अवॉइडेंस। मुझे पढ़ना भी नहीं और मुझे खेलना भी नहीं, ऐसा कुछ भी लिख लो। मुझे पढ़ना भी नहीं और मुझे खेलना भी नहीं। मुझे पढ़ना भी नहीं और मुझे क्या नहीं करना है? खेलना भी नहीं। मैं खेलूं भी को नहीं, पढ़ूं भी को नहीं। दोनों नेगेटिव होंगे, बस इतना याद रखना है, दोनों अवांछनीय है। तीसरा लिख लो, एक उपागम और एक परिहार। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। एक उपागम और एक परिहार, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इसमें क्या होगा? एक एग्जाम्पल आया था रीट में पिछली बार। एक बच्चा शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन उससे डर है कि वो उसके सामने जाएगा तो उसकी पिटाई करेगा। अब वो गलती स्वीकार करना चाहता है, उपागम है, लेकिन डर है कि जाएगा तो पिटाई करेगा। ये क्या हो गया? परिहार, क्योंकि वो उससे बचना चाह रहा है। मुझे गाड़ी खरीदनी है लेकिन मेरे को पैसे नहीं देने, मुझे नौकरी लगनी है लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं होती। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल जहां एक पॉजिटिव और एक क्या होगा? नेगेटिव। वो क्या, तो उदाहरण देखते समझ में आ जाएगा। मतलब मेन चीज कॉन्सेप्ट का है कि आपको ये समझ में आएगा कि अवॉइडेंस का मतलब क्या है, अप्रोच का मतलब क्या है, तो अपने आप आंसर सही हो जाएगा। लिख लो, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक लक्ष्यों में चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष। एक सकारात्मक व एक नकारात्मक, एक सकारात्मक व एक नकारात्मक लक्ष्य में चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष। एक सकारात्मक व एक नकारात्मक लक्ष्य में चुनने को लेकर होने वाला संघर्ष। उपागम परिहार है। डन, बहुत अच्छे बच्चों आप। चौथा लिख लो, बहुपागम। बहुपागम, बहुपागम परिहार क्या होता है? अरे दो पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव होगा, तीन पॉजिटिव होगा, दो नेगेटिव होगा, ऐ की जो स्थिति हो इनके बोला था बहुपागम। मल्टीप्लाई, अप्रोच, अवॉइडेंस, स्ट्रगल, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट। एक से अधिक सकारात्मक, लिखो, एक से अधिक सकारात्मक व एक से अधिक नकारात्मक, एक से अधिक सकारात्मक व एक से अधिक नकारात्मक
एक से अधिक सकारात्मक व एक से अधिक नकारात्मक विचारों को लेकर होने वाला संघर्ष। विचारों को लेकर होने वाला संघर्ष, ये क्या कहलाएगा? बहुपागम परिहार। ये इसके 5 कारक कंप्लीट हो गए संघर्ष के, ठीक है।